इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, यह कोर्स NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है एवं यह संपूर्ण भारत में मान्य है। अभी हम जो शॉर्ट नोट्स आपको दिए हुए हैं उन शॉर्ट नोट्स के जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर हम कुछ वीडियोस में चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो आपका पेपर कोड है 722 या आयुर्वेदिक विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, तो उसी वाले विषय पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे बढ़ते हुए हम आज 722 कोड में जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वह दिया है हमें परिवार कल्याण। परिवार कल्याण मीन्स की फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए कि गर्भावस्था में आवश्यक तत्व, फैमिली वेलफेयर की आवश्यकता क्यों है, यानी कि परिवार कल्याण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, और इसके अलावा जो गर्भ निरोधक का जो पूरा मैटर दिया हुआ है, यह गर्भ निरोधक उपाय है, गर्भ निरोधक किस प्रकार से सहायक है, क्यों होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक पे चर्चा की गई है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि परिवार कल्याण में कि एक स्वस्थ जब शिशु का जन्म होता है तो उसके लिए क्या क्या कारक आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले तो जो शुक्राणु होता है, यानी कि जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा पिछले वाले जो हमारा 721 कोड था उसमें हमने पढ़ा भी था कि शुक्र जो है वो उसके क्या गुण होते हैं, शुद्ध शुक्र के जो हमारा शुद्ध आर्तव होता है उसके क्या गुण होते हैं, ये हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद भी ये जो क्या है कि जो परिवार कल्याण है इसके अंतर्गत महत्व रखता है, क्योंकि एक सुरक्षित प्रसव, तो सुरक्षित प्रसव में सबसे पहले शिशु का निर्माण होना है। यानी कि जो शिशु कंसीव हो रहा है वो कैसे कंसीव होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्वस्थ शुक्र है उसकी आवश्यकता होती है, जो स्वस्थ आर्तव है यानी कि स्वस्थ अंडाणु है उसकी आवश्यकता होती है, गर्भाशय स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ गर्भाशय की आवश्यकता होती है, गर्भाशय काल एवं सही समय पर शिशु में आत्मा का प्रवेश होना। जब ये सारी चीजों का संयोग होता है तभी प्रसव तक प्रक्रिया पहुंचती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है कि जब हम परिवार कल्याण को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें प्रसव को पढ़ना आवश्यक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि परिवार कल्याण की अवधारणा को सुनिश्चित करना, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है आयुर्वेदिक की कि राजस्वलाचर्या, ऋतुमतीचर्या, ये चीजें अपने को थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। तो राजस्वलाचर्या सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, जो मासिक धर्म में देखभाल, जिसे कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन एंड केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो 3 से 7 दिन का जो समय होता है स्त्रियों में, जो जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, उसी समय को हम बोलते हैं राजस्वलाचर्या। और इसके बाद में जो सेकंड हमारा आता है ऋतुमतीचर्या। ऋतुमतीचर्या जो है, ऋतुमतीचर्या से मीनिंग हो गया है हमारा कि जो ओव्यूलेशन वाली जो स्टेज होती है उस ओव्यूलेशन वाली स्टेज में जो महिला है, जो स्त्री है, उसकी केयर करना या उसको बीमारियों से प्रिवेंट करना। तो एक ये चीज हमारी हो जाती है। उसके बाद जो स्त्री एवं पुरुष की जो विवाह की आयु है वह भी निश्चित होनी चाहिए। तो इसमें हमें दिया गया है कि 18 वर्ष जो है वो स्त्री की आयु होना चाहिए एवं 21 वर्ष जो है वो पुरुष की आयु होनी चाहिए। तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो संगोत्र विवाह है उसका त्याग होना चाहिए। और क्या है कि जन्म के अंतराल, जन्म जो शिशुओं का जो जन्म लेते हैं शिशु, उनके बीच का जो है वह अंतराल होना चाहिए। तो ये सब क्या है हमारी परिवार कल्याण की अवधारणाएं हैं कि ये चीजें प्रोबेबली होनी चाहिए, जिसमें कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो गर्भ निरोधक के उपाय कर सकते हैं या एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है मातृ एवं शिशु की देखभाल। तो मातृ एवं शिशु की देखभाल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को जैसे कि हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बोलते हैं ANC और एक हम बोलते हैं PNC।
एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में माता की संपूर्ण केयर होना चाहिए, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जब से शिशु कंसीव हो रहा है, यानी कि शिशु माता के गर्भ में आता है, तब से लेकर के पूरी माता की जो दिनचर्या होती है या ऋतुचर्या जो होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा का पूरा खान पान रहन सहन होना चाहिए, इससे कि शिशु को कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा हमें माता की जो है वो कंप्लीट केयर करनी चाहिए, जिसमें कि पूरी की पूरी एंटीनेटल केयर आती है। और इसी के साथ में जो एक कंप्लीट हम उसको अच्छा प्रसव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छे सूतिकागार यानी कि जिसे हम बोलते हैं लेबर रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि वय के अकॉर्डिंग 35 वर्ष के अधिक आयु की जो महिला का प्रसव होता है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनको भी संभालने के लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही में ये कंप्लीट पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा एएनसी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। इसी के अंतर्गत हम जैसे कि 8वें माह में घृत युक्त जड़ी बूटियों का जो घृत हम महिला को देते हैं, जिससे कि इक्लेम्शिया या प्री इक्लेम्शिया से माता की रक्षा होती है एवं गर्भस्थ शिशु जो है वह अच्छा उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आती है, माता की देखभाल के अंतर्गत आती है। अब जब हम शिशु की देखभाल देखते हैं, तो शिशु की देखभाल कैसी होनी चाहिए, तो शिशु की देखभाल को भी कुछ पॉइंट्स में बताया गया है, जिसको हम बोलते हैं कि केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि जात कर्म होना चाहिए। तो जात कर्म में सबसे पहला कर्म जो होता है वो क्या होता है, नाभि नाल का कर्तन होना, यानी कि जो हमारी अम्लाइकल कॉर्ड है या शिशु की जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसका कट करना, तो उसको साफ सफाई रखना। फिर उसके बाद में जो बच्चे की चेतना होती है, यानी कि वो कॉन्शियस कंडीशन में है, जिसे कि हम अबगार स्कोर के द्वारा नापते हैं, तो वो सारी चीजें करना। फिर उसके बाद में उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लियर करना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी जात कर्म में आती है, जिसमें कि हम शिशु की देखभाल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है रक्षा कर्म। तो रक्षा कर्म में क्या आता है कि जो हम वैक्सीनेशन करते हैं या टीकाकरण करते हैं, जो बीमारियों से बचाने के लिए हम शिशु को प्रदान करते हैं, या इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए जो हम स्वर्ण प्राशन संस्कार उसको कराते हैं, तो ये सारी चीजें धूपन करना, या इसमें दिया हुआ है कि जैसे तेल के फोहे को शिशु के सिर पर रखना, तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो रक्षा कर्म के अंतर्गत आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा षष्ठी रात्रि रक्षा कर्म, यानी कि जन्म की जो छठी रात्रि होती है उसको विशेष महत्व दिया गया है आयुर्वेद में, कि इस समय जो शिशु होता है वो कमजोर होता है, इसलिए उसकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। और इसके बाद में जब हम देखते हैं तो गर्भस्थ जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के लिए दुग्धपान की व्यवस्था जो है वो प्रथम दिन से होनी चाहिए। तो दुग्धपान की जो व्यवस्था होती है प्रथम दिन से होनी चाहिए। इसके बाद में कहा गया है कि 4 मास से 6 मास तक दुग्धपान कराना चाहिए। इसके बाद में छठे मास में बताया गया है कि शिशु को फल प्राशन संस्कार यानी कि फल प्राशन कराना चाहिए। और इसके बाद में 10वें माह से यानी कि 10 माह का जब शिशु हो जाता है तब उसे अन्न प्राशन यानी कि अन्न देना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल चीजें बताई गई हैं जो नवजात शिशु की देखभाल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिया गया है नेक्स्ट जो हमारा है गर्भ निरोधक के उपाय। तो गर्भ निरोधक में क्या होता है, जो कॉन्ट्रासेप्शन जिसे हम बोलते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी प्रोसीजर्स यूज की जाती है लोकल एप्लीकेशन में या ओरली जो ली जाती है, तो उनको भी आयुर्वेद में स्पेशली बताया गया है कि गर्भ निरोधक के अलग से उपाय बताए गए हैं। तो गर्भ निरोधक उपाय में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो गर्भ निरोधक की जो विधियां बताई गई है, तो विधियों में हमें बताया गया है कि शादी की उम्र जो है वह बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो लड़का और लड़की है वह मैच्योर होना चाहिए। उसके बाद में सुरक्षित काल होना चाहिए, जिसमें हमने देखा कि राजस्वला काल जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम होता है। इसके बाद में जो ऋतुकाल बताया गया है, तो ऋतुकाल ओव्यूलेशन का टाइम होता है। तो इस समय
संभोग न करें तो इससे भी क्या होता है कि यह कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है, यह गर्भ निरोध के भी उपाय कहलाते हैं। इसके बाद में कुछ बाह्य एवं कुछ आंतरिक, जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिनको लोकली यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, या कुछ ऐसे ओरली बताए गए हैं कि उनको खा करके कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है। तो वो कुछ हम देख लेते हैं किस प्रकार से बताया गया है। कॉन्ट्रासेप्शन देख रहे हैं हम, यानी कि गर्भ निरोधक, गर्भ को होने से रोकना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक उपाय। तो बाह्य एवं स्थानीय गर्भ निरोधक में क्या दिया हुआ है कि जैसे तेल से भीगा हुआ सेंधव लवण का एक टुकड़ा या धतुर मूल चूर्ण योनि नाल में रखने से भौतिक अवरोध हो जाता है, या शुक्रनाशक एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि जो शुक्र होते हैं उनका नाश करने का काम करता है। कौन? जो तेल से भीगा हुआ सेंधव लवण होता है, या फिर सेंधव लवण का टुकड़ा, या फिर धतूर मूल चूर्ण, या जो धतूरा अपना आता है उसकी जो मूल होती है यानी कि जो रूट होती है, उसका चूर्ण जो है वह वेजाइना में रखने से या योनि में धारण करने से क्या होता है, यह शुक्राणु नाशक का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैसे कि ऋतुकाल के बाद, ऋतुकाल हमने देखा था कि जो ओव्यूलेटरी फेज होती है या ओव्यूलेशन का जो समय होता है उसे हम ऋतुकाल कहते हैं। तो ऋतुकाल के बाद योनि नलिका में नीम काष्ठ, यानी कि नीम जो होता है, नीम की जो लकड़ी है उसका धूपन करने से क्या होता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम कि ओरली लेने वाले आयुर्वेद में क्या बताए गए हैं। तो ऋतुकाल के दौरान पिपली, विडंग, टंकण को पानी या दूध के साथ समान मात्रा में लेने से, किस किस को लेना है, पिपली, विडंग और टंकण, इनको समान मात्रा में दूध के साथ लेने से क्या होता है, गर्भधारण होने से रोका जा सकता है, यह गर्भ निरोध के रूप में कार्य करेगा। मासिक धर्म के दौरान लगातार 3 दिनों तक कांजी एवं पुराने गुण के साथ में मिश्रित जपा पुष्प का सेवन करना। जपा पुष्प यानी कि जिसे हम बोलते हैं गुड़हल, तो गुड़हल के पुष्प का पुराने गुड़ और कांजी के साथ में सेवन करना, तो ये भी मासिक धर्म के 3 दिन बाद, तो यह भी क्या कार्य करेगा, गर्भ निरोधक का कार्य करेगा। इस प्रकार से ये हमारे क्या बताए गए हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताए गए हैं। जैसा कि हम मॉडर्न से पढ़ते हैं कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, या लोकल एप्लीकेशन के लिए जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, तो ये सारी मेथड्स जो है वह किसमें आती है, कॉन्ट्रासेप्शन के अंतर्गत आती है। तो यही आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से कुछ जड़ी बूटियां बताई गई है जिन्हें यूज करके क्या कर सकते हैं, गर्भ निरोध या गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। अब एक चीज होती है कि जब गर्भधारण हो चुका है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, तो कुछ अबॉर्टिव एजेंट्स भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो वह है कि जैसे स्थानीय प्रयोग जिसे हम बोलते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, तो इलाज इसमें क्या करना है कि योनि नाल में 8 अंगुल तक, योनि नाल यानी कि जिसे हम वेजाइना बोलते हैं, उसमें 8 अंगुल तक एरंड पत्र नाल का प्रवेश 4 मास के गर्भ को भी गिरा सकता है, यानी कि 4 मंथ का जो फिटस होता है उसको भी यदि अबॉर्ट करना है तो आयुर्वेदिक तरीके के द्वारा भी किया जा सकता है, जो कि आचार्यों के द्वारा वर्णित है और जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि योनि नाल में 8 अंगुल तक एरंड पत्र नाल का प्रवेश करने से गर्भ का धारण जो है वह गिर जाएगा, यानी कि गर्भधारण तो हो चुका है परंतु वह 4 माह तक के जो फिटस होता है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में जो मौखिक औषधियां यानी कि जो ओरली लेने वाली दवाइयां हैं वे कुछ इस प्रकार बताई गई हैं कि दाड़िम का चूर्ण, दाड़िम यानी जिसे हम बोलते हैं अनार, फिटकड़ी और सिंदूर का सम्यक चूर्ण करें एवं इन्हें मिला करके पानी के साथ में प्रयोग करें। यह एक शक्तिशाली गर्भपातक है जिसे कि हम बोलते हैं अबॉर्टिव एजेंट है यह भी। और निर्गुंडी सत्व के साथ में, निर्गुंडी जो आती है, निर्गुंडी सत्व के साथ में चित्रक मूल का चूर्ण मधु के साथ मिला करके लेने पर भी क्या होता है, यह गर्भपात के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो बच्चा जन्म नहीं ले सके इसके लिए हमें प्रयत्न करने हैं। तो अबॉर्टिव पिल्स के तौर पे जो काम करता है आयुर्वेद में, तो ये कुछ नुस्खे बताए गए हैं जो कि गर्भपात करा सकते हैं। अब यदि हम देखते हैं कि परिवार कल्याण का महत्व क्या है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि परिवार कल्याण की क्या आवश्यकता है। तो
तो यह आवश्यकता इसलिए बताई है कि कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती है कि जिसमें महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो या शिशु के स्वास्थ्य को खतरा हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि कभी कभी अबॉर्ट कराने की आवश्यकता होती है, तब इन नुस्खों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा व्यर्थ में इन नुस्खों को प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में जब गर्भ निरोधक है तो गर्भ निरोधक के तौर पे मॉडर्न मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग कर रहा है कोई मरीज, तो इसमें दिया हुआ है कि आयुर्वेद में भी हम इन चीजों को रोक सकते हैं या गर्भ निरोधक का उपाय करके परिवार कल्याण कर सकते हैं, या परिवार नियोजन की जो व्यवस्था है उसे हम कारगर तौर पे कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद में कुछ नुस्खे बताए गए हैं जो कि गर्भ निरोधक और गर्भपात के हैं, जिसमें कि लोकली यूज करने वाले भी अभी हमने चर्चा की, और साथ में जो ओरली यूज करने वाले हैं वो भी हमने चर्चा की। इसके बाद में यदि आप डिटेल में इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बुक में इसका जो चैप्टर दिया हुआ है उससे भी थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी हमने देखी कि राजस्वलाचर्या या ऋतुचर्या किसे बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो मातृ देखभाल है, यानी कि जो माता की देखभाल है जिसे कि हम एएनसी एंटीनेटल केयर और पीएनसी बोलते हैं पोस्टनेटल केयर, वो किस प्रकार होनी चाहिए, और शिशु की देखभाल जो है वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी। कल हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।